अल्लाह खैरियत से सब स्टूडेंट को किलकत तक सफ़र खैरियत से रखे। फ़रत बेगम ने नाश्ते की टेबल से बर्तन उठा रही थी और साथ-साथ अशमाल और फ़ना के लिए दुआ चल रही थी। आमीन। राबिया बेगम ये कहते हुए किचन की तरफ मुड़ी। राना शमसुद्दीन नाश्ता करने के बाद सोफ़े पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैं जा रहा हूँ भाई साहब ऑफ़िस, कोई काम हो तो मुझे बता दें। राना शमशाद ने शमसुद्दीन को कहा। नहीं, बस वो कल माल की डिलीवरी लेट हो गई थी, वो चेक कर लेना। अभी राना शम्स से बात कर रहा था कि इसके मोबाइल पे अनजान नंबर से कॉल आई। 1 मिनट में कॉल देख लो। राना शमसुद्दीन ने कहा। कॉल रिसीव की जी। कॉल उठाते ही राना शम्स सोफे से उठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी उगी थी। कौन से अस्पताल? राना शम्स के मुंह से अस्पताल का नाम सुनकर शमशाद के पास खड़ी फ़रत बेगम की तरफ देखा। राबे बेगम जो किचन की तरफ जा रही थी वहीं रुक गई। हम अभी आते हैं, राना शम्स ने कहते हुए कॉल बंद कर दी। भाई क्या हुआ? शमशाद ने परेशानी से पूछा। हसन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमें अस्पताल जाना है फ़ौरन। राना शम्स के कहने की देर थी। फ़रत बेगम के हाथ में पकड़े बर्तन वहीं गिर गए। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? राबिया बेगम ये सुनते हुए फ़ौरन अंदर की तरफ आईं। ये सब अस्पताल जाकर पता चलेगा। राना शम्स ये कहते हुए तेज़ कदमों के साथ बाहर गाड़ी की तरफ गया। इसके पीछे राना शमशाद और फ़रत और राबिया बेगम भी चली गई। एक लम्हा क्या से क्या हो गया। गाड़ी में बैठते ही राबिया बेगम और फ़रत बेगम तस्बीह पढ़ते हुए अल्लाह से दुआ कर रही थी। राना शमशाद गाड़ी चला रहा था। सबको ये लग रहा था कि गाड़ी में तीनों थे। अस्पताल पहुँचते ही राना शमशाद ने रिसेप्शन से मालूम किया तो पता चला जो अभी एक्सीडेंट वाला केस आया है वो इमरजेंसी में है। ये सुनते हुए चारों इमरजेंसी की तरफ चले गए थे। हसन को सर पर और बाजू पे शीशे लगने से काफ़ी चोटें आई थी। डॉक्टर इमरजेंसी में हसन की सर्जरी कर रहे थे। इमरजेंसी से राना शमशाद को पता चला एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में सिर्फ हसन ही था। अस्पताल में राना शमसुद्दीन की फैमिली परेशानी में थी। यूँ अचानक हसन का एक्सीडेंट इन सब के लिए एक शौक था। हसन घर का वो वाइस शख्स था जिसकी ड्राइविंग सबसे अच्छी थी और वो हमेशा गाड़ी ड्राइव करते हुए हर बात का ध्यान रखता था। लेकिन आज हसन के एक्सीडेंट ने सबको हिला कर रख दिया था। राना शमसुद्दीन ने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उस्मान को कॉल करने के लिए जैसे ही उस्मान का फ़ोन नंबर मिलाया, राना शमसुद्दीन जो पास में ही खड़ा था इसने राना शमशाद के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? क्यों बच्चे को कॉल करके परेशान करोगे? क्या वो वापस आ जाएंगे? अब तक तो वो इस्लामाबाद से भी निकल चुके होंगे। बस अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राना शमसुद्दीन की बात पर शमशाद ने परेशानी से सर हिलाया और मोबाइल दोबारा अपनी जेब में रख दिया। फ़रत बेगम और राबिया बेगम इमरजेंसी के बाहर कुर्सी पे बैठी तस्वीर पढ़ते हुए मुसलसल दुआ कर रही थी। इतने में डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आए। जैसे ही जिसे देखते ही राना शमसुद्दीन और शमशाद दोनों आगे को बढ़े। परेशानी की बात नहीं है, बर वक्त इनको लाया गया था इसलिए खून इतना नहीं ज़ाया हुआ। अभी पेशेंट बेहोश है, कुछ देर तक इसे होश आ जाएगा तब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन इनको आराम की ज़रूरत है। सर पर और बाजू पे चोटें आने की वजह से 1-2 हफ्ते लग जाएँगे ठीक होने में। डॉक्टर ने दोनों को हसन की कंडीशन बताई और चला गया। हसन के बारे में सुनते ही राना शमसुद्दीन ने शुक्र का साँस लिया। फ़रत बेगम और राबिया बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोपहर के 2 बजे हसन को होश आ गया था। हसन के बाद सब खड़े थे। हसन ने आँखें खोलते ही सबकी तरफ देखा। मेरे बच्चे को होश आ गया। राबिया बेगम ने आगे बढ़कर हसन के माथे पे बोसा देते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है इसने हसन को दोबारा ज़िंदगी दी। फ़रत बेगम ने आँखों में नमी लेके कहा, राना शमसुद्दीन जो अपने बेटे से फरीदा बेगम की फैमिली की वजह से नाराज़ था, यूँ उसके एक्सीडेंट से राना शम्स की सारी नाराज़गी दूर हो गई थी। इससे के पहले पहले अपनी औलाद थी, इसके बाद कोई और था। ये हसन के एक्सीडेंट की वजह से राना शमसुद्दीन को एहसास हो गया था। वो सबके सामने खुद को मजबूर ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन अंदर से वो भी अपने इकलौते बेटे के एक्सीडेंट से काँप गया था। राना शम्स ने आगे बढ़कर हसन के हाथ पर अपना हाथ रखा। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया। राना शम्स की बात करते उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी जिसे हसन ने देख लिया था। आपका बेटा हूँ, जब तक आपकी दुआ मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा, हसन ने ठहरे हुए लहजे में कहा, जिस पर राना शमसुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं डैशबोर्ड के पेपर तैयार करवा कर लाता हूँ, फिर हम घर चलते हैं, राना शम्स ने कहा और रूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही सब हसन को लेकर घर आ गए थे। हसन को उसके कमरे में बेड पे लिटा दिया था। इन दोनों को कॉल तो नहीं की ना? हसन ने बेड पे लेटे हुए कहा। अशमाल और मरा का पूछा। नहीं, रामना शम्स ने शमशाद की तरफ देखते हुए कहा। वो इस बात का एहसास दिला रहा था कि अगर इसकी जगह हसन भी होता तो वो मना कर देता इन्हें कॉल करने से। अच्छा किया फ़िज़ूल में वो दोनों परेशान होती। हसन अभी बात ही कर रहा था कि राना शमशाद के नंबर पे अशमाल की कॉल आ गई थी। अशमाल की कॉल देखकर राना शमशाद ने दोनों की तरफ देखा। उठा लो फ़ोन, लेकिन पता नहीं राना शम्स के कहने पे शमशाद ने अशमाल का फ़ोन उठाया। अशमाल का फ़ोन उठाते ही अशमाल ने बताया वो इस्लामाबाद से निकल चुके हैं और वहाँ पहुँचकर आपको कॉल करके बता देंगे। ये सुनते ही राना शमशाद ने इसे ध्यान से जाने का कहा और अभी कॉल बंद करने ही वाला था कि अशमाल बोल पड़ी, जो वो कब से हसन का मोबाइल नंबर ट्राई कर रही थी जो बंद जा रहा था। ये सुनते शमशाद ने अशमाल की बात दोहराई, जिसमें हसन ने कुछ सोचते अपनी आँखें बंद कर ली। वो अशमाल हसन की मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी, इसे चार्जिंग पे लगाया। राना शमशाद ने अशमाल को ये कहते उसे तसल्ली दी और कॉल बंद कर दी। भाई साहब मैं सदके के लिए बकरों का इंतज़ाम कर लूँ। राना शमशाद ये
कहकर कमरे से बाहर आ गया था। हम भी बाहर चलते हैं, हसन को आराम की ज़रूरत है। राना शमसुद्दीन ने राबी और फ़रत बेगम को कहा जो हसन के पास बेड पर बैठी हुई थी। राना शम्स के कहने पर वो दोनों भी बाहर आ गई थी। सबके बाहर जाते ही हसन ने अपनी आंखें खोली। इसके एक्सीडेंट की वजह कोई नेचुरल नहीं थी, बाकायदा एक्सीडेंट करवाया गया था। हसन को वो ब्लैक गाड़ी याद आ रही थी जो इसे बार-बार हिट कर रही थी। कौन था इस गाड़ी में और कौन इसे मारना चाहता है? हसन के दिमाग में सारे सवालात चल रहे थे, लेकिन वो ठीक होने तक कुछ कर नहीं सकता था। यही सोचते इसने दोबारा आँखें बंद कर ली थीं। अशफाक ने जैसे घर का कॉल करके अपना फ़ोन बंद किया, इसने एक नज़र फ़ील आलम की तरफ देखा जो आँखों में चश्मा लगाए किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। फ़ील आलम को देखते अशफाक ने महरा की तरफ देखा जो अपनी आदत की वजह से सफ़र में सो रही थी। गाड़ी में एसी लगने की वजह से महरा ने ऊपर रखे केबिन से पहले से चादर निकाल कर ओढ़ ली थी। ये देखते अशफाक ने अपने होठों जो दाँतों तले दबाए हुए हिचकिचाहट से दोबारा फ़ील आलम की तरफ देखा। सर अशफाक की आवाज़ धीमी थी जो फ़ील आलम तक नहीं पहुँची थी। अशफाक ने जब देखा इसकी आवाज़ पर फ़ील आलम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अशफाक ने गर्दन मोड़कर अपने पीछे बैठे स्टाफ को देखा जिसमें कुछ सो गए थे, कुछ फ़ील आलम की तरह किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे। अशफाक को प्यास लग रही थी, समझ नहीं आई थी कि वो कैसे उठकर ड्राइवर के साथ रखे छोटे बॉक्स से पानी की बोतल निकाले। अशफाक ने जब देखा कि पानी पकड़ने का काम मुश्किल है, ये सोचते अशफाक ने सीट के साथ टेक लगा हुआ था, आँखें बंद की, लेकिन प्यास की शिद्दत से अशफाक का हलक खुश्क हो रहा था। अशफाक ने दोबारा आँखें खोली और फिर फ़ील आलम की तरफ देखा जो पहले की तरह किताब पर नज़र जमाए बैठा था। अशफाक ने हिम्मत करके खुद पानी की बोतल पकड़ नहीं तो प्यास से मर जाएगी। अशफाक ने सोचते हुए अपने दुपट्टे को अपने कंधों पर सेट किया और चलती बस में खड़ी हो गई। अशफाक का एक हाथ इसकी भी अपनी सीट पर था, लेकिन पानी का बॉक्स थोड़ा दूर था। अशफाक ने हिम्मत करके आगे बढ़ी। अशफाक ने आगे बढ़ते ही इसने अपनी सीट से जैसे हाथ उठाया, चलती बस में खुद को बैलेंस भी न रख सकी। इससे पहले वो आगे जाकर ड्राइवर पर गिरती फ़िलहाल जो किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। इसने फ़ौरन आगे को झुककर अशफाक के बाजू से पकड़ते उसे अपनी तरफ खींचा, जिस पर अशफाक घूमकर फ़ील आलम की सीट की तरफ आए। अशफाक का एक हाथ फ़ील आलम के चौड़े कंधे पर था और दूसरा हाथ फ़ील आलम के हाथ में था। अशफाक के बाल इसके आधे चेहरे को छुपा रहे थे। यूँ अचानक अशफाक के घूमकर फ़ील आलम के पास आने पे वो घबरा गई थी। अब फ़ील आलम और अशफाक दोनों के चेहरे पे कुछ इंच का फ़ासला था। फ़ील आलम अपनी ऐनक के शीशों से अशफाक की आँखों में देख रहा था। दोनों कुछ लम्हा इसी तरह एक-दूसरे को देखते रहे। दोनों की सांसें जैसे रुक गईं और वक़्त वहीं थम गया और दोनों एक-दूसरे की आँखों में खो गए थे। क्या बेवकूफ़ी है, कौन चलती बस में ऐसे खड़ा होता है? फ़ील आलम ने फ़ौरन अपना तवज्जो अशफाक की आँखों से हटाते हुए कहा, जिसमें अशफाक जो फ़ील आलम की गहरी सी आँखों में डूबी हुई थी, एकदम होश में आई। मैं पिछले जन्म में कंडक्टर नहीं थी जो मुझे सब पता चलता। पानी की बोतल लेने उठी थी। अशफाक ये कहते हुए फ़ौरन खुद को सीधा करते हुए फ़ील आलम के हाथ से अपना बाजू छुड़ाया और अपनी सीट पर बैठ गई। अशमान के गाल से रुक पड़ रहे थे, इसका हलक मज़ीद खुश्क हो रहा था। फिर आलम ने अशमान की तरफ देखते हुए अपनी सीट से उठा और सामने रखे बॉक्स से पानी की बोतल निकालकर अशमान की तरफ की। अशमान ने फिर आलम की तरफ देखे बगैर इसके हाथ से पानी की बोतल पकड़ ली थी। "महाराज सो गई, आप भी सो जाएँ, सफ़र बहुत ज़्यादा है।" फिर आलम ने अशमान को कहते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया था। अशमान ने फ़ौरन पानी की बोतल खोली और बगैर साँस लिए आधी बोतल ख़त्म कर दी। फिर आलम अब देख रहा था अशमान को यूँ घबराहट में देखकर इसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और साथ ही इसने दोबारा किताब खोली और उसे पढ़ने में मसरूफ़ हो गया था। बस अब एबटाबाद में दाखिल हो रही थी जब फ़िलहाल हमने किताब बंद करते अपना चश्मा उतारकर गर्दन मुड़कर अशमाल की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। अशमाल ने अपने दुपट्टे को अपने ऊपर उड़ा हुआ था। अशमाल को ऐसे सोते देखा फ़िलहाल अपनी सीट से उठा और ऊपर बने हुए केबिन से कंबल निकाल कर और अशमाल की सीट की तरफ आया। सोते हुए अशमाल के बाल इसके चेहरे पे पड़ रहे थे। फ़िलहाल हमने अशमाल पर कंबल उड़ाते हुए इसके चेहरे को देखा जो सोते हुए मासूमियत की इंतहा को छू रही थी। इसके चेहरे पे पड़ते बाल फ़िलहाल को रश्क में मुब्तला करते जो अशमाल के चेहरे को छू रहे थे। अशमाल के बालों को देखते हुए फ़िलहाल ने अपने दाएँ हाथ की उँगली से बड़ी नरमी से अशमाल के बालों को उसके चेहरे से पीछे किया। अपने चेहरे पे किसी का लम्ब महसूस करते अशमाल जो सोई हुई थी इसने खुद को सीधा करते हुए अपने ऊपर दिए कंबल को ऊपर की जानिब खींचा। अशमाल को ये हरकत में देखते फ़िलहाल एकदम पीछे हो गया। अजमल हल्की सी करवट लेते दोबारा फिर सो गई थी। जैसे देखते ही फिर आलम ने गहरा सांस लिया, दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मुझे अब कोई जूनियर नर्स नहीं चाहिए ज़ियाश के लिए, फ़ारूक सरमदी ने अपने मैनेजर को कहा। जी सर, मैं आज ही किसी को अरेंज करवाता हूँ। फ़ारूक सरमदी की मैनेजर ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। रुको, सरमदी की आवाज़ पर इसका मैनेजर वहीं रुक गया। जी सर, जो भी नर्स का इंतज़ाम करोगे मुझे बताना, तहमीना बेगम को नहीं। ओके। फ़ारूक सरमदी ने हकमाना लहजे में कहा। जी बेहतर, मैनेजर कहकर बाहर की तरफ जाने चला गया। फ़ारूक सरमदी ने हाथ में पकड़ी सिगार को मुँह के साथ लगाते टाँग पर टाँग रखी। कमरे के बाहर तहमीना बेगम खड़ी फ़ारूक सरमदी की बातें सुन रही थी। तुम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो सरमदी साहब, लेकिन मेरे इंतकाम को तुम ठंडा नहीं कर सकते। जितनी मर्ज़ी नर्स रख लो, लेकिन इस मनु ज़ियाश को मैं कभी इस काबिल नहीं होने दूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी की खुशियों को एन्जॉय कर सके, जिससे मेरे पूरे ख़ानदान को तबाह ख़त्म कर दिया था। तहमीना बेगम गुस्से से पाँव ज़मीन पर पटकते हुए अंदर की तरफ चली गई। सर, ये सुरैया बीबी है, इनका 15 साल का तजुर्बा है, उम्र भी इनकी तकरीबन 45 साल के करीब है। शाम को फ़ारूक सरमदी के मैनेजर ने सुरैया बीबी का आकर बताया, जो एक मुत्तफ़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शौहर वफ़ात हो गया था और
और 2 बच्चों को वो खुद जॉब करके पालती थी। पहले वो अस्पताल में जॉब करती थी, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से वो अस्पताल के सख्त रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर सकती थी। इसलिए सुरैया बीबी ने हाउस जॉब करने को तरजीह दी, जिसमें इसे अपने घर के लिए तनख्वाह के अलावा और भी मराहत मिल जाती थी। ठीक है, कल इसे मुझसे मिलवा देना। फ़ारूक सर अहमदी ने कहा, सर वो आई हुई हैं, इनको जॉब की ज़रूरत है। ठीक है, बुलवा दो। फ़ारूक सर अहमदी ये कहते हुए ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। सुरैया बीबी से मिलने के बाद फ़ारूक सर अहमदी काफ़ी मुतमईन लग रहे थे। इसने सुरैया को आज से काम शुरू करने का कह दिया था और साथ ही ज़ियाज के लिए जो एहतियाती तदाबीर थी, वो भी बता दी थी। सुरैया एक काबिल नर्स थी, साथ-साथ वो अपने अंदर एक नरम दिल रखती थी। फ़ारूक सर अहमदी के मैनेजर से इसे ज़ियाज के कमरे में ले गया था। ज़ियाद के कमरे में आते ही सुरैया शॉक्ड हो गई थी। ज़ियाद पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। इसकी आँखों के नीचे गहरे हलके पड़ गए थे। होठों पर ठंड की वजह से ब्लू कलर की लाइन्स पड़ी हुई थी। मेरे अल्लाह! इस बच्चे का ये हाल कैसे हुआ? सुरैया ने ज़ियाद के पास आते ही ज़ियाद के सर पर प्यार से हाथ फेरा। अजमल की जैसी आँख खुली, से अंगड़ाई लेते हुए अपने ऊपर कंबल को देखते हुए जल्दी से उठकर बस को देखा जो रुकी हुई थी और ड्राइवर भी नहीं था। साथ वाली सीट पर फ़िल आलम भी नहीं था। बस भी पूरी खाली थी। अजमल ने गर्दन मोड़कर मरहा को देखा जो सो रही थी। मरहा, मरहा उठो। अजमल ने मरहा को झंझोड़ते हुए कहा। अजमल सोने देना। मरहा ने आँखें बंद ही में कहा, मेरा ये घर नहीं, हम बस में हैं, उठ जाओ। अजमल की कहने की देर थी कि मरहा ने 1 सेकंड से पहले अपनी आँखें खोली, जल्दी से उठकर बैठ गई। हम पहुँच गए हैं क्या? अमाना ने आँखें मलते हुए कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि बस भी खाली, बस हम दोनों ही हैं। अशमान ने सीट से उठते हुए कहा, हमें भी कोई उठा देता, टाइम क्या हुआ? अमाना भी कहते हुए अशमान के साथ सीट से उठ गई। रात के 1 बज रहे हैं। अशमान ने ये कहते बस के दरवाजे की तरफ देखा जो खुला था। अशमान ने अपने दुपट्टे को कंधे पर सेट करते हुए जैसे ही बस के दरवाजे से बाहर कदम रखा, इसके सामने यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट मौजूद थे जो अपनी-अपनी बस से सामान निकाल रहे थे। मगर हम पहुँच गए हैं। अशमान ने ये कहते हुए बस से उतर गई थी। फ़िलहाल हम हाथ में चाय का कप पकड़े हाथ बाकी स्टाफ के साथ खड़ा था, लेकिन इसका चेहरा स्टाफ वाली बस की तरफ था। यूनिवर्सिटी के डीन से बात करते हुए फ़िलहाल की नज़र अशमान पर पड़ी जो बस से उतर रही थी। अशमान को देखते फ़िलहाल ने चाय का घूँट लिया। थोड़ी देर पहले ही वो जब बस से निकलते वक़्त इसने अशमान को उठाना चाहा, लेकिन अशमान इतनी गहरी नींद सोई थी कि फ़िलहाल इसे जगाना नहीं चाहता था। अशमान को वहीं से छोड़कर वो वापस वो बस से बाहर आ गया था। डीन फ़िलहाल को सारा इंतज़ाम बता रहा था, लेकिन फ़िलहाल को की नज़रें अशमान से हट नहीं रही थी। अरे अशमान और माना, तुम दोनों स्टाफ की बस में क्यों चली गई थी? मैंने तो बहुत मिस किया तुम दोनों को। सुंदस ने आते ही मरा और शमाल दोनों के कंधों पर अपने बाजू डालते हुए कहा, बस वो सरफील ने कहा तो जाना ही था ना। मरा ने जगह का जायजा लेते हुए कहा, फिर आलम की यूनिवर्सिटी से स्क्रोदू से थोड़ा पहले कैम्प किया था। यहाँ 50 किलोमीटर के फासले पे आबादी थी जहाँ लोग कच्चे मकानात में रहते थे। ये जगह खुली और कशादा थी। यहाँ साथ ही 3 लकड़ी की बनी हुई कॉटेज थी जहाँ तमाम स्टूडेंट ने रहना था, जिसमें एक बॉयज़ के लिए था और एक गर्ल्स के लिए, तीसरी स्टाफ के लिए थी। बाहर बड़ा मैदान था जहाँ मेडिकल कैंप लगाने का इंतजाम किया गया था। इसी जगह से गिलगित के ऊंचे पहाड़ रात के वक्त एक दिलकश मंजर दे रहे थे। हवा में हल्की सी नमी थी और साथ ही हल्की सर्द हवा चल रही थी। आओ हम अपने कमरे देख लें। सुंदर ने मरहा और अशमाल का बाजू पकड़ते हुए कहा, नहीं मैं घर कॉल कर लूँ, तुम मरहा को ले जाओ, मैं यहीं हूँ, मुझे लाजमी आकर ले जाना। अशमाल ने सुंदर को कहा, ठीक है चलो मरहा चले। सुंदर ने मरहा को कहा, अशमाल मेरी तरफ से भी सबका हाल पूछ लेना और मेरा बता देना। मरहा जाते हुए अशमाल को कह रही थी। अशमाल ने मुस्कुराते हुए मरहा को मस्बत में सर हिलाकर जवाब दिया। वो अपने मोबाइल पर घर राना शमशाद को कॉल मिलाती हुई जानती थी कि इस वक्त सब सो रहे होंगे, तो ताईजान को या ताऊ गौरसन को कॉल मिलाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अजमान का अंदाज़ा गलत था। अभी अजमान के मोबाइल से पहली बहल यही थी कि आगे से राना शमशाद ने फ़ौरन कॉल उठा ली थी। सब इन दोनों की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। हसन कमरे में था, वो मेडिसिन लेकर सो गया था। बाकी सब डाइनिंग रूम में बैठे अजमान और मरा की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। सफ़र के दरमियान में राना शमशाद ने कॉल की थी, लेकिन अजमान के गहरी नींद सोने की वजह से वो कॉल नहीं उठा सकी थी। बाबा जनाब जाग रहे थे, कब पहली बहन पर कॉल उठाने पर अजमान ने कहा। आगे से राना शमशाद ने अजमान को फ़िक्रमंदी का कहा, जिस पर अजमान ने अपनी सफ़र की तफ़सील बताई और खैरियत से पहुँचने का बताया, जिस पर राना शमशाद ने शुक्र का साथ दिया। राना शमशाद के बाद फ़रहत बेगम ने बात की और फिर राबिया बेगम ने अजमान से बात करके मरहा का पूछा। सब तफ़सीलात बताते हुए अजमान ने घरवालों को ढेर सारी दुआएँ दी और कॉल बंद कर दी। अजमान कॉल बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ी, फ़रीलाना हाथ में चाय की कप ली, हाँ कप से अजमान की बातें सुन रहा था, जिससे अजमान बेखबर थी। फ़िलहाल को यूँ अपने सामने खड़े देखकर अजमान का साँस वहीं रुक गया था। फ़िलहाल अजमान की तरफ देख रहा था, लेकिन इसे अजमान का वो चेहरा याद आ रहा था जिसके चेहरे पे से
बेदर्मी से बाल हटाए थे। आप अशमाल की आवाज़ में फ़िर आलम आलम अपने ख़्यालों की दुनिया से वापस आया। चाय फ़िर आलम ने कुछ कहे बगैर चाय फिर अशमाल की तरफ अशमाल ने हैरत से फ़िर आलम को देखते हुए उसके हाथ से चाय का कप पकड़ा। इसे यकीन नहीं आता कि वो शख्स इसके लिए चाय का कप लेकर आया जिसके नाक पर 24 घंटे घुसा रहता था। थैंक्स, अशमाल ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। घर बता दिया। फ़िर आलम ये कहते हुए आगे को बढ़ा और अपने सामने ऊँचे पहाड़ों को देखते हुए कहा, जी बता दिया, घर वाले परेशान थे, रास्ते में कॉल की थी लेकिन मैं सो रही थी, पता नहीं चला। अशमाल ने चाय के कप को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा जिसमें धुआँ निकल रहा था। घूँट पहली बार आई है ना आप, इसलिए अपने हसन भाई को भी बता दिया क्या? फ़िर आलम चाय का घूँट लेते हुए अशमाल की तरफ देखे बगैर कहा। जिस अशमाल ने चौंक कर फ़िर आलम की तरफ देखा, यूँ अचानक फ़िर आलम के मुँह से हसन का नाम सुनकर अशमाल को थोड़ा अजीब लगा था। नहीं, वो सो रहे होंगे। अशमाल ने हैरत से कहा, हम चाय ख़त्म कर लें और बाकियों के साथ मिलकर कैंप लगाएँ, सुबह होते ही सब लोग आना शुरू हो जाएँगे। फ़िर आलम ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। कैंप इस वक़्त लेकिन सफ़र की थकावट है, रात तो आराम के लिए होती है। अशमाल के हाथ में पकड़े चाय के कप से धुआँ निकलकर इसकी हैरत से डूबे चेहरे पर पड़ रहा था। अशमाल की बात पे फ़िल आलम ने मुड़कर अशमाल की तरफ देखा जो दोनों हाथों में कप पकड़े आँखों में सवालिया फ़िल आलम की तरफ देख रही थी। आप पिकनिक पर नहीं आई, ये एक मेडिकल टूर है, यहाँ ना तो दिन होता है ना ही रात, 24 घंटे का काम करना होता है और हाँ, जितना आपने सफ़र में सो लिया था ना, इसके बाद आराम करना सेहत के लिए वैसे नुकसानदेह होता है। फ़िल आलम के मुँह से निकलते अल्फ़ाज़ सुनकर अशमाल ने अपने दाँत पिसे और अपने हाथों की गिर चाय के कप पर मज़बूत की। ठीक है सर फ़िल, अशमाल ने अपने अल्फ़ाज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, गुड, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। फ़िर आलम ने चाय के कप की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वापस कॉटेज की तरफ चला गया। दिल तो कहता है यही चाय मुँह पे दे मारूँ, लेकिन जितना काम का कहकर कहते इसके लिए ये एक चाय का कप भी कम होगा। अशमाल ने खुद से कहते हुए चाय का घूँट लिया। अशमाल, अशमाल, मारा थोड़ी दूर दूर खड़े अशमाल को आवाज़ें देते, लेकिन अशमाल आँखों को सुखाते हुए जाते हुए फ़िल आलम को देख रही थी। अशमाल, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो, इतनी दूर से चलकर आना पड़ा मुझे। मारा ने पास आते हुए कहा, तुम इतनी चलने से थक गई हो क्या? आगे का काम कैसे करूँगी? मेडिकल कैंप है, कोई पिकनिक नहीं है, अभी तो बहुत काम करने हैं, चलो कैंप लगाते हैं। अशमाल ने अपने आबरू ऊपरों करते हुए फ़िर आलम की बात दोहराई और आगे को बढ़ी। मारा अब अशमाल को हैरत से देख रही थी कि इससे अचानक क्या हुआ है। वैसे ये काम लड़कों के नहीं है क्या, ये कैंप बनाना और उसे लगाना सब? सुंदर सा हाथ में चादरें पकड़ी हुई थी और मारा और अशमाल दोनों ने बड़े-बड़े पैकेट पकड़े हुए थे जिसमें कैंप को लगाने की ज़रूरी अशिया थी। हाँ जी, ये काम लड़कों के ही होते हैं। अगर इस मेडिकल कैंप का इंचार्ज सरफिल की बजाय कोई और होता तो। अशमाल ने हाथ से पैकेट छोड़ते हुए इसे ज़मीन पर रखा और वहीं रुक गए। अशमाल को यूँ रोकता देखकर सुंदर भरा भी वहीं रुक गई थी। सही कहा अशमाल, वाक़ई सरफिल बहुत स्ट्रिक्ट है। सुंदर ने अपने बाजू को दबाते हुए कहा, स्ट्रिक्ट ये तो एक छोटा-सा लफ्ज़ है, वो जल्लाद है जल्लाद। इनके सामने कोई अहमियत नहीं रखता कि सामने नाज़ुक सी लड़कियाँ या लड़के बस मौत के फरिश्ते की तरह हाज़िर हो जाते हैं। अशमाल अभी बात ही कर रही थी कि फ़िल आलम जो अशमाल को यूँ सामान उठाता हुआ देख रहे थे अपने साथ 2 लड़कों को लेकर आता है इन तीनों की मदद के लिए, लेकिन जैसे अशमाल के मुँह से अपनी इस किस्म की तारीफ़ सुनते ही फ़िल आलम ने लड़कों को जाने का इशारा किया। अशमाल फ़िल आलम को देखते फ़िर ने अशमाल को इशारा किया। अशमाल की पुश्त फ़िल आलम की तरफ थी। क्या अशमाल, अशमाल कह रही हो मैंने कुछ गलत कहा है क्या? बोलो तुम दोनों। सारी यूनिवर्सिटी जानती है कि वो एक जासूस और शैतान की तरह हैं। पता नहीं कहाँ से कब टपक पड़ते हैं और मौत के फरिश्ते की तरह यूँ पॉकेट में दोनों हाथ डाले ऐसा बोलते हैं कि दूसरों को सांस लेने का मौका भी नहीं देते। अशमाल ने फ़िल आलम की नकल उतारते हुए कहा। फ़िल आलम अशमाल के पीछे सीने पे हाथ बंधे सब सुन रहा था। अशमाल वो पीछे सुंदर ने अशमाल को आँखों से इशारा किया। क्या कह रही हो? अशमाल ने सुंदर की तरफ देखकर देखा। वो जो कह रही है वो आप सुनना नहीं चाहते। फ़िल आलम की आवाज़ पर अशमाल की आँखें फैल गई। इसे साँस अंदर की तरफ खींचा। फ़िल आलम चलते हुए अशमाल के सामने आ गया। क्या कह रही थी आप? मैं जल्लाद हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ और तो एक जासूस भी हूँ और शैतान भी। वाह! क्या कहने हैं आपके। फ़िल आलम माथे पर बल लाते हुए अशमाल की तरफ देखा जो फ़िल आलम के यूँ बोलने पर अपनी आँखें मीच गई थीं। चुप क्यों कर गई हैं आप? बोले नहीं और बोले, मैं भी सुनूँगी आप कितना बोलती हो और क्या सोचती हैं मेरे बारे में। फ़िल आलम के आखिरी लफ्ज़ों को सुनते ही अशफाक जिसने आँखें बंद की हुई थी एकदम खोली। फ़िल आलम के माथे पर बल अभी तक थे। वो मेरा वो मतलब नहीं था। अशफाक ने कान के पीछे खुजली करते हुए रोकते हुए कहा, ये तो आपको अब पता चल जाएगा कि आपकी बात का मतलब क्या था क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो आपकी कही हुई बातों का मतलब समझ में नहीं आया। फ़िल आलम ने ये कहते हुए पीछे खड़ी अमारा और संदस दोनों की तरफ गर्दन मोड़कर देखा जो सैमी भी खड़ी थी, वैसे ही जैसे सच में इनके सामने मौत का फरिश्ता आ खड़ा हो गया हो। आप दोनों जाएँ यहाँ से, बच्चों के कैंप को अब अशमाल और नूर अकेली तैयार करेंगी और अगर किसी ने भी ज़रा सी भी अशमाल की मदद की तो उसका खुद ज़िम्मेदार होगा। फ़िल आलम का लहज़ा अब सख्त
था। फिलहाल उनके पास का संतोष हमारा वहाँ से जाने लगी थी कि दोनों ने अशमाल की तरफ देखा, जो आँखों से दोनों को रोकने का कह रही थी, लेकिन फिलहाल उनके कहने के बाद दोनों वहाँ रुक ना सकी थी। दोनों अशमाल को अलविदाई नज़रों से देखते हुए वहाँ से चली गई थी। अब अशमाल फिलहाल की तरफ आँखों में रहम की अपील लिए खड़ देख रही थी। कोई गुंजाइश नहीं, सोचना भी नहीं, अब आप इस जल्लाद का जलाल देखेंगी। फिलहाल में अशमाल के करीब होते इसकी आँखों में देखते हुए कहा, जिसमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अशमाल के अंदर अब हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बोलने के बाद फिलहाल उनको कुछ कह सके। अशमाल खामोश खड़ी रही और फिलहाल वहाँ से चला गया था। उफ़ अशमाल, उफ़ माना सही कहती है, मैं चुप नहीं रह सकती, अब मैं अकेली सब कैसे करूँगी। अशमाल ने ज़मीन पर बड़े-बड़े बैग को देखा, फिर दूर बने चिल्ड्रन कैंप की तरफ देखा, जो सामान की जगह से तकरीबन 500 मीटर दूर था। चल अशमाल, अब जो किया इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। अशमाल ने गहरी सांस ली और बड़े बैग को देखते उसे ज़मीन से उठाया। आशमान अब सारा सामान गाड़ी से कैंप की तरफ लेकर जा रही थी। आशमान को आते-जाते फ़ील अलग देख रहा था, जो खुद सारे इंतज़ामात में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। हाय मेरे जिगर के टुकड़े को सारा काम करना पड़ रहा है। माना और सुंदर उस कुर्सी पे बैठी आशमान को देख रही थी। माना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माना और सुंदर को औरतों के कैंप की तरफ फ़ील आलम ने भेज दिया था, लेकिन वहाँ के बॉयज़ ने इन दोनों को काम नहीं करने दिया था और वो दोनों अब चलती हुई आग के पास बैठी थी। सर्दी से बचने के लिए कैंप की जगह से कुछ दूर जलाई गई थी। हाँ, हमारा देखो तो सही क्या हाल हो गया अशमान का, इसने तो बाल भी बाँध लिए हैं। वैसे अशमान खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती है। सुंदस के कहने पे मरहा ने सुंदस की तरफ हैरत से देखा। सुंदर, तुम लड़की हो, लड़कों की तरह क्यों बात कर रही हो? मरहा ने जब सुंदस की तरफ देखते हुए सुंदर हँस पड़ी। तुम भी ना, हमारा फ्रेंड है वो मेरी, इसलिए कहा चलो आ जाओ मदद करते हैं अशमान की। सरफिल अंदर कॉटेज में होंगे। सुंदस ने मरहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल हो क्या? ये 3 दिन क्या सज़ा में काटने हैं? सरफिल ने ज़रा भी देख लिया तो गए हम काम से, कोई बात नहीं अशमान शेरनी कर लेगी सब, मुझे यकीन है। चलो अब जाकर अपना कैंप देखते हैं। मरहा ये कहते वहाँ से उठ गई। सुंदर भी मरहा के पीछे अपने कैंप की तरफ चली गई। रात के 3 बजे थे। सब स्टूडेंट अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे। काफ़ी हद तक कैंप बन चुके थे। अशमान ने अपना पूरा फ़ोकस अपने कैंप की तरफ किया हुआ था। अशमान भी कैंप की टेबल से चेयर्स और डॉक्टर्स की सेटिंग, मेडिसिन की बुक्सों को उठाकर कैंप में लेकर जा रही थी। फिलहाल लंबी कॉटेज में बैठे सारे तफसीलात को देख रहा था। सब डॉक्टर स्टाफ के साथ साथ बैठे वो कल के सारे इंतज़ामात को डिस्कस कर रहा था। गिलगित में जब भी कोई मेडिकल कैंप लगाते था, इर्द-गिर्द की आबादी के लोगों का हुजूम लग जाता था। जिनमें नॉर्मल पेशेंट का वही इलाज कर दिया जाता था और जिनका कोई सीरियस किस्म की बीमारी होती, इसे इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया जाता, जहाँ फ़िलहाल का अस्पताल सारे अखराजात खुद पूरे करता था। तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ को इनकी ड्यूटी बताते हुए जब फ़िलहाल ने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 4 बज गए थे। टाइम देखते ही फ़िलहाल उनकी नज़र बाहर की तरफ गई। सब कैंप तैयार हो चुके थे। लास्ट टाइम फ़िलहाल ने शमाल को हाथ में राइटिंग पैड पकड़े कैंप की सारी तफसील को लिखते हुए देखा तो जो बड़े अदब से सारे काम कर रही थी। ठीक है, अब आप लोग आराम करें, सुबह 6 बजे सब अपनी-अपनी ड्यूटी पर आ जाएँ। फ़िलहाल ने सबको कार उठकर कॉटेज की गाड़ी से बाहर खिड़की से बाहर देखा, जहाँ जलती हुई आग के पास कुर्सी पे हाथ में कॉफ़ी का हाथ पकड़े अशमान बैठी थी। 2 घंटे रह गए थे सुबह होने में। अशमान ने कॉफ़ी पीकर जागते रहने में बेहतरी समझी। अशमान को देखते फ़िलहाल ने पास रखे पानी की बोतल के बंडल से एक पानी की बोतल पकड़ी और बाहर की तरफ आ गया। अशमान अपने इर्द-गिर्द चादर ओढ़े टांगों पे कंबल रखे चलती आग के पास बैठी कॉफ़ी पी रही थी। मरहा और सुंदस कमरे में जाकर सो गई थी। इनके कैंप का काम पहले ही ख़त्म हो गया था। अशमान के कैंप का काम अभी रहता था, इसलिए वो दोनों सब स्टूडेंट के साथ कॉटेज की तरफ चली गई थी। रात में सर्दी पड़ रही थी। अशमान सारा काम करने के बाद इतना थक गई थी कि सर्दी में और जलती आग के पास बैठकर सुकून महसूस हो रहा था। आप इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हैं? फ़िलहाल हम अशमान के पास आते पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फ़िलहाल की आवाज़ पर अशमान जो अपनी सोचों में गुम थी चौंक कर फ़िलहाल की तरफ देखा। इतनी सर्दी के बावजूद फ़िलहाल की अभी तक वही ड्रेसिंग थी। क्यों अब आपको मेरे यहाँ बैठने पर भी एतराज़ है? अशमान ने फ़िलहाल को जवाब देते हुए अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया। नहीं, मुझे कोई एतराज़ क्यों होगा? ये नहीं टैबलेट खा लें, बेहतर महसूस करेंगे। फ़िलहाल जानता था कि अशमान ने जितना काम किया अब वो थक गई होगी। अगर इसे कोई दर्द की टैबलेट नींद तो ना आती तो सुबह तक इसके अंदर हिम्मत नहीं होगी वो कैंप के लोगों को हैंडल कर सके। फ़िलहाल उनके कहने पर अशमान ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। इतना सब करने के बाद क्या आप मुझे ये टैबलेट खिलाकर मारना चाहते हैं? अशमान ने फ़िलहाल के हाथ में टैबलेट का स्ट्रिप देखते हुए कहा, जो फ़िलहाल ने इसकी तरफ किया हुआ था। मुझे आपको मारकर क्या मिलना है? कोई फ़ायदा तो होना ही नहीं है, मुझे उल्टा नुकसान ही होगा। फ़िलहाल ने अशमान की आँखों में देखते हुए कहा, जो आँखें सिकुड़ते फ़िलहाल की तरफ देख रही थी। जो भी है मैं नहीं लूँगी टैबलेट, अशमान ने कहते हुए कॉफ़ी का घूँट लिया। हाथ आगे करें अशमान। फ़िलहाल ने थोड़ी देर बाद अशमान को देखते हुए कहा, नहीं करूँगी। अशमान ज़िद पर थी। अशमान मैं क्या कह रहा हूँ, अपना हाथ आगे करें। फ़िलहाल ने इस पर थोड़े सख्त लहजे में कहा, जिस पर अशमान ने फ़िलहाल की तरफ देखा, जो मुसलसल अशमान की तरफ आँखें झपकाए बगैर देख रहा था।
एक तरफ बदला लेने में देर नहीं करते, दूसरी तरफ हमदर्दी करने आ जाते हैं। अशमान ने दिल में सोचते अपना हाथ आगे किया। फिर अलन ने स्ट्रिप से टैबलेट निकालकर अशमान के हाथ पे रखी और साथ ही पानी की बोतल खोलकर अशमान की तरफ की। अशमान फिर अलन की केयर केयर करने पर जो इसे फिर अलन पर गुस्सा आया था, वह आहिस्ता सा ख़त्म होने लग गया था। फिर अलन किसी अपने की तरह इसे रिसीवर ट्रीट कर रहा था। अशमान ने फ़ील आलम की तरफ देखते हुए टैबलेट को मुँह में रखते हुए पानी की बोतल फ़ील आलम के हाथ से पकड़ते हुए पानी को मुँह को लगाई। आपको डर नहीं लगता यूँ इतनी रात को इस एरिया में अकेली बैठी हुई, किसी को जानती भी नहीं है? फ़ील आलम ने आँख में मज़ीद लकड़ियाँ डालते हुए कहा, आपकी मौजूदगी में डर किस बात का? मुझे यकीन है आप पर। अशमान की बात पर फ़ील आलम ने चौंक कर अशमान की तरफ देखा। मेरा मतलब आपकी मौजूदगी में तो हर कोई डर जाता है, यहाँ कौन किसको डरा सकता है? अशमान ने फ़ौरन बात को टालते हुए कॉफ़ी का घूँट लिया। इस तरह किसी अनजान जगह पर अकेले नहीं बैठते। फ़िर आलम ने अशमान की बात को इग्नोर करते दोबारा कहा, आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? आपको तो बस ये सोचना चाहिए कि मुझे और कितनी सज़ा देनी है। अशमान ने बुरा-सा मुँह बनाया जिस पर फ़िर आलम ने आँख को जलाते हुए अशमान की तरफ देखा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छी डॉक्टर बनें, आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है जो एक अच्छे डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह अपना वक़्त ज़ाया करती रहेंगी तो कभी कामयाब नहीं हो सकती। फ़िर आलम ने ये कहते हुए कुर्सी के साथ टेक लगाई और अपने दो हाथ सीने पे बाँधते हुए अशमान की तरफ देखा जो आँखों में हैरत लिए फ़िर आलम की तरफ देख रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि फ़िर आलम इसके प्रोफ़ेशनल को लेकर इतना संजीदा था। आपका साथ रहा तो मैं ज़रूर एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊँगी। अशमान की बात पर फ़िर आलम ने गर्दन मोड़कर अशमान की तरफ देखा। आपकी गलत सोच है। इसी सोच को ही मैं तब्दील करना चाहता हूँ। किसी के सहारे के बगैर इंसान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। वो आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप किसी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करेंगी तो जो वो अपना हाथ आपके हाथ से एकदम खींच लेगा, तो आप औंधे मुँह गिर जाएँगी और फिर आपको खुद को सँभलते हुए इतनी देर लग जाएगी कि वक़्त आपके हाथ से निकल जाएगा। फ़िर आलम की बात इतनी गहरी थी कि अशमान टिटकी बाँधे फ़िर आलम की तरफ देख रही थी। आपके अंदर इतनी उदासी क्यों है? अशमान ने फ़िर आलम की बात सुनते ऊपर से फ़िर आलम से सवाल कर दिया। जिस पर फ़िर आलम ने अशमान की तरफ देखा, इसका चेहरा आँख की रोशनी में दमक रहा था। अशमान की बात पे फ़िर आलम खामोश रहा। वो नहीं चाहता था कि इसके अंदर का कर्व अशमान को भी जला दे। फ़िर आलम की तरफ से जवाब न मिलने पर अशमान ने गहरी साँस ली और कुर्सी की बैक से टेक लगाई। वो जान गई थी कि फ़िर आलम नहीं बताने वाला। फ़िर आलम को यूँ खामोश देखकर अशमान फिर से बोली, कुछ सहारे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। हर कोई आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामते। कोई सारी ज़िंदगी साथ चलने के लिए भी हाथ थामते हैं, सहारा बनते हैं। अशमान ने बात करते हुए फ़िर आलम के चेहरे की तरफ देख रही थी जिसके चेहरे पे अब गहरी उदासी थी और एक कर्व था। ऐसी उदासी जो शायद सदियों से इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। कौन नहीं चाहता कोई इसकी ज़िंदगी भर का साथ और हाथ थमाते हुए चले, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। लेकिन कुछ अपने भी ऐसे होते हैं जो ऐसे ज़ख्म दे जाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को नासूर बना देते हैं, जिसमें आपका साँस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर आलम ने बात करते हुए आँख को ठीक कर रहा था। आज इसका दिल चाहता कि अपने मौजूदा रूह में लगे ज़ख्म को अशमान के सामने रख दे, जिन ज़ख्मों के साथ इसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुज़ारे थे। फिर आलम ने बात करते हुए गहरी साँस ली और गर्दन मोड़कर अशमान की तरफ देखा, जिसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। आसमान की तरफ देखते हुए फ़िलहाल के चेहरे पे हल्की-सी मुस्कुराहट आ गई थी। अशमान की आँखें बंद थी और वो सो चुकी थी। हाथ में कॉफ़ी का कप वैसे ही पकड़ा हुआ था। सारे दिन की सफ़र और फ़िलहाल की दी हुई टैबलेट के असर से अशमान पुरसुकून होकर सो गई थी। अशमान को यूँ सोता देखकर फ़िलहाल कुर्सी से उठा और अशमान के हाथ से कॉफ़ी का कप आराम से पकड़ते हुए ज़मीन पे रखा। अशमान के लिए लाया हुआ कंबल उसकी कंधों तक करते हुए फ़िलहाल ने अशमान की तरफ एक तरफ एक नज़र को देखा और फिर दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। वो अशमान को यूँ अकेला सोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता था। अशमान को देखते हुए उसकी सारी थकावट और नींद कहीं दूर चली गई थी। रात की गहरी स्याही अब दिन के उजाले में बदल रही थी। सूरज आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रोशनी फैलाने के लिए तैयार था। परिंदों की चिहचहाने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। फिर आलम अशमान के पास चलती हुई आँख भी बुझ गई थी। फिर आलम कुर्सी पर बैठा एक पल के लिए भी इसने नींद को अपने पास नहीं आने दिया। सूरज की बढ़ती हुई रोशनी को देखते हुए फिर आलम ने घड़ी में टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। फिर आलम ने सबको 6 बजे का टाइम दिया था। अब उठ चुके थे। यही सोचते फिर आलम ने आसमान की तरफ देखा जो पुरसुकून नींद सोई हुई थी। आसमान की तरफ देखते जब फिर आलम ने कॉटेज की तरफ देखा तो सामने बरहा और सुंदर सारी थी। इन दोनों को आता देखा फिर आलम अब वहाँ से उठ गया था। रात का वक़्त आसमान के साथ फिर आलम के लिए एक याद बन गया था। वो याद जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहता था। फिर आलम अपने कमरे में आते शावर लेने चला गया। फिर आलम के जाते फरहा और सुंदर ने आकर आसमान को उठाया।